घर के पीछे एक सुंदर बड़ा पहाड़ था। दूर दूर तक वो दिख जाता था। सुंदरता का अग्रणी हरियाली से भरा पड़ा। कभी छांव देता तो कभी वो वर्षा। हर एक निस्वार्थ प्रतिमा। लोग उसे कभी तोड़े, कभी बनाए सड़कें, तो कभी चलाए रेलगाड़ी। हर रोज उससे एक नई मांग। फिर क्या हुआ एक दिन, क्यों वो इतना रूठ गया? घर खलियान सब कुचल दिए। लोग घायल, बेघर और चोटिल हुए। क्यों उसकी सब्र का बांध टूट गया? सोचो सोचो सोचो। हेलो एंड वेलकम टू ज़ेन स्टडी। माई सेल्फ रिया। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है लैंडस्लाइड्स। ये टॉपिक हम अभी डिटेल में समझेंगे। फ्रॉम लैंडस्लाइड्स क्या होती है, वो क्यों होती है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, और क्या वे फॉरवर्ड है उनको प्रिवेंट करने का, उनकी फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज करने का। अभी हम देखते हैं रिसेंटली जो वायनाड में लैंडस्लाइड्स हुई थी, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हुई थी, उत्तराखंड में हुई, और मणिपुर में भी होती रहती है। तो ये लैंडस्लाइड्स हर साल होती है। उसकी क्या वजह है, ये हम डिटेल में जानेंगे अभी। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि लैंडस्लाइड्स होती क्या है। सो लैंडस्लाइड इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक, सॉइल एंड डेब्री ऑन अ स्लोप, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल शिफ्ट्स टू लार्जर डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स। उसमें क्या होगा कि हो सकती है वो माइनर लैंडस्लाइड हो या फिर मैसिव लैंडस्लाइड हो। ये हो सकती है ऑन अ नेचुरल और मेनमेड स्लोप्स में, और ट्रिगर होती है ये बाय हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड चेंजेस इन ग्राउंड वाटर लेवल्स। हम एक एक कर सारे रीजन्स के बारे में इन डेप्थ जान लेते हैं। सो कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स क्या है? जो प्राइमरी फैक्टर है लैंडस्लाइड्स होने का, नेचुरल प्राइमरी फैक्टर है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जानते हैं ग्रेविटी कैसे किसी सरफेस पे एक्ट करती है। अगर किसी स्लोप पे कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा है तो कैसे वो कॉन्स्टेंटली उस ऑब्जेक्ट को बेस पर पुल करेगी। ये एक मेजर और प्राइमरी फैक्टर है लैंडस्लाइड्स होने का। उसके अलावा रेनफॉल, रेनफॉल प्रोलॉन्ग्ड और हैवी रेनफॉल्स होगी तो वो भी ट्रिगर करती है लैंडस्लाइड्स को। अभी जो रिसेंटली वायनाड में लैंडस्लाइड्स हुई है, और पास्ट में जो केदारनाथ में जो डिजास्टर आया था 2013 में, वो भी रेनफॉल इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड्स का एग्जाम्पल है। रेनफॉल से क्या होता है, स्लोप में सॉइल वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, उससे जो वेट होता है स्लोप का वो इंक्रीज होता है, विच लीड टू फेलियर ऑफ द स्लोप्स। उसकी वजह से लैंडस्लाइड थोड़ी उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। थर्ड फैक्टर इज अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक अगर कहीं आते हैं तो वो एरिया मोर प्रोन है टू लैंडस्लाइड्स। ये मोस्टली हिमालयन रीजन में देखा जाता है। अर्थक्वेक्स क्या करती है, डिस्टेबिलाइज कर देती है स्लोप्स को, जिससे जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होती है जियो मटेरियल्स की, वो थोड़ी सी डिस्टेबिलाइज हो जाती है। उस वजह से लैंडस्लाइड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है। हिमालयन रीजन हम जानते हैं वो टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है। हिमालयन रीजन दो प्लेट्स के कॉलिजन से मिलकर बना है, दैट इज इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट्स। वो दोनों आपस में अभी भी कोलाइड हो रही है, अभी भी वो फॉर्मेशन चलता आ रहा है। वो एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। सो वो एरिया अभी और प्रोन है टू लैंडस्लाइड्स। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज इरोजन। कोई भी अगर रिवर है, उसका जो कोर्स है, नेचुरल कोर्स है, किसी हिल एरिया से है, तो वो अपने साथ साथ में इरोड कर रॉक, बोल्डर्स, ऐसी चीजों को लेकर आएगी, जिस वजह से लैंडस्लाइड्स की जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी एक कह सकते हैं इंटेंसिटी है, वो बढ़ सकती है। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स। ग्राउंड वाटर मूवमेंट होता है, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है टू लैंडस्लाइड रिस्क। ग्राउंड वाटर मूवमेंट होता है तो सरफेस का एरिया थोड़ा सा ससेप्टेबल बन जाता है टू लैंडस्लाइड्स। अभी हम देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, जो कि जो ह्यूमन ट्रिगर्ड फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वो कुछ भी हो सकती है, वो रोड कंस्ट्रक्शन हो सकता है, अर्बन डेवलपमेंट हो सकता है, और माइनिंग एंड क्वेरिंग इवन हो सकता है। अभी जो दो कमेटी की रिपोर्ट्स आई थी, दैट इज गडगिल कमेटी एंड कस्तूरी रंजन कमेटी, इन दोनों ने बताया था कि कैसे वेस्टर्न घाट्स मोर सेंसिटिव एरिया है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, वहां पे लैंडस्लाइड्स हो सकती है, क्योंकि एक रैम्पेंट तरीके से माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज चलती आ रही है। सो उस वजह से एक मेजर फैक्टर है विच कंट्रीब्यूट टू लैंडस्लाइड्स। नेक्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर। जब डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं किसी भी स्लोप पे, किसी भी हिली एरिया पे, तो जो सॉइल की स्टेबिलिटी होती है
वो रिड्यूस हो जाती है। उस वजह से लैंडस्लाइड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट फैक्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। टूरिज्म की वजह से अभी बहुत हर जगह पे बिना सोचे समझे इकोलॉजी के कोस्ट पे बहुत ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है, टूरिज्म प्रमोट किया जा रहा है, उस वजह से भी लैंडस्लाइड्स होने का खतरा बढ़ता है। इम्पैक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स, ये बहुत ही ऑब्वियस इम्पैक्ट्स है लैंडस्लाइड्स के। जो पहला है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। अगर किसी भी जगह पे लैंडस्लाइड्स होगी तो वहां पे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बहुत ही कह सकते हैं ऑब्वियस सी बात है। अभी वायनाड में जब हुआ, मोर देन 300 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, मैनी आर मिसिंग। सेम इज केस विद द हिमाचल प्रदेश, वहां पे भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, प्लस मैनी आर मिसिंग। साथ ही साथ इकोसिस्टम होता है, उसको भी डैमेज होता है। इकोसिस्टम बनने में सालों साल लग जाते हैं एंड विद इन मिनट्स ड्यू टू लैंडस्लाइड्स वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इकोसिस्टम में वहां का पूरा फ्लोरा, वहां का फोना सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी वहां पे अगर लैंडस्लाइड हुई किसी भी जगह पे, वहां पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो रिक्वायर्ड है, वो सब डैमेज हो जाएगा, जिसके लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी होंगे। लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऐसे होंगे कि मिटिगेशन चाहिएगा उसके लिए, वो सब चीज को भरपाई करने के लिए दोबारा रिसोर्सेज लगेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज लगेंगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज लगेंगे। तो वो एक लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट होता है लैंडस्लाइड्स का। नेक्स्ट वन इज आउट माइग्रेशन। अगर कोई भी एरिया लैंडस्लाइड से जहां पे लैंडस्लाइड अकर हुई है, वहां के लोग आसपास की सिटीज में मूव करना शुरू कर देंगे। उस वजह से वहां की जो पॉपुलेशन होगी वो बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज का क्रंच होने लगेगा और एक बर्डन क्रिएट होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल बर्डन। दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स। अभी गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव चला रही है टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड्स फ्रॉम हैपनिंग। सो जो पहला गवर्नमेंट इनिशिएटिव है दैट इज नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। ये क्या कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी है जो हजार्ड मैपिंग, मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड अवेयरनेस प्रोग्राम एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को इंटीग्रेट करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके अलावा लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम भी चल रही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी यूपीएससी मेंस GS3 में पूछा गया था। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज लैंडस्लाइड्स एंड एक्सप्लेन अबाउट द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं और आपने इस स्कीम के बारे में थोड़ा भी सुना है। तो मैं आपको बता रही थी लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम, ये स्कीम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। जो भी वल्नरेबल स्टेट्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट बनाने के लिए ये स्कीम लागू की गई है। उसके अलावा द नेक्स्ट स्कीम इज फ्लड रिस्क मिटिगेशन स्कीम। ये जो स्कीम है वो फ्लड शेल्टर्स डेवलप करने के लिए है। कोई भी एरिया अगर लैंडस्लाइड से सफर होगा तो हो सकता है वो रेनफॉल इंड्यूस लैंडस्लाइड हो, तो वहां पे अगर शेल्टर्स, मिटिगेशन, रेजिलियंस बिल्डिंग की जाएगी तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा मिटिगेट हो सकता है। नेक्स्ट स्कीम इज नेशनल गाइडलाइंस ऑन लैंडस्लाइड्स एंड स्नो एवलांचेस बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये पूरा एक तरीके से कह सकते हैं, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से लेकर फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने तक, हजार्ड मैपिंग, पूरा एक कह सकते हैं एक होलिस्टिक जो स्कीम है ये। सो नेक्स्ट वन इज लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट की लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी के बारे में बताता है। सो ये है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। उसके बाद में अभी हमने पूरा सारे फैक्टर्स देख लिए, क्या कॉज हैं लैंडस्लाइड होने के, क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। अभी वे फॉरवर्ड क्या है, हमें क्या करना चाहिए कि ऑल्दो हम ऐसे सारे डिजास्टर्स को एकदम से प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी फ्रीक्वेंसी है, वो कम की जा सकती है। उसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है? सो पहला जो है वो है कि जो रिपोर्ट्स और कमिटीज की आई थी, गडगिल कमेटी की आई थी, कस्तूरी रंजन कमेटी की आई थी, कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को नोटिफाई कर दिया जाए सो दैट वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो एकदम रैम्पेंट तरीके से हो रही है उसको कर्व कर सकें। तो वो होलिस्टिकली एनालाइज करके इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है।
उसके बाद रेजिलियंस बिल्ड करने की जरूरत है। कोई भी डिजास्टर हो गया, उसके बाद में कैसे उस डिजास्टर से रिकवर होंगे, कैसे वहां से वो डेटा कलेक्ट होगा, ऑथेंटिक डेटा डिस्प्ले होगा, और पूरा कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से लेकर डेटा कलेक्शन तक का पूरा एक ऑथेंटिक डेटा कलेक्शन होना चाहिए। थर्ड वन इज हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर विजिलेंट मॉनिटरिंग एंड इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम। अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो उन एल्गोरिदम्स को यूज कर कर कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, क्योंकि डेटा ये बता रहा है, एक्सपीरियंस ये बता रहा है, और कैसे उस चीज को हम मिटिगेट करने के लिए लोगों में, कम्युनिटी में उसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। एंड द थर्ड वे फॉरवर्ड इज एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस। अभी ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, बट वो किस कॉस्ट पे हो रहा है वो हमें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर वो कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट पे हो रहा है तो उसको हमें रीथिंक करने की जरूरत है। And the last one is building codes and evaluation. There is a need to map towns and assess load bearing capacities to develop robust building codes for safe construction in hazard prone areas. अब जो टाउन्स में बार बार लैंडस्लाइड्स हो रही है, हमें उनके बारे में पूरा एक मैपिंग करने की जरूरत है कि कौन सा एरिया ज्यादा प्रोन है, क्या वहां पे कर सकते हैं टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड्स। अगर उस एरिया में बार बार लैंडस्लाइड्स होती है, जिस सीजन में होती है, अगर उस टाइम पे पहले से वहां से लोगों को रीलोकेट कर दिया जाए तो शायद जो ह्यूमन लॉस एंड इंजरी है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। सो ये कुछ जो वे फॉरवर्ड है मैंने आपको बताए हैं, और मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है अबाउट द लैंडस्लाइड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू zen study।